ऐसे में आज सचिवालय, जहाँ सारे मंत्रीगण बैठते हैं, सारे आला IAS अफसर बैठते हैं, वहाँ के पास पर पाबंदी लगी हुई है। वहाँ अभी पत्रकारों को कवरेज के लिए जाने के लिए रोका गया है। अब विधानसभा चल रही है, अभी सत्र चल रहा है। आप विधानसभा में देखेंगे कि मतलब जो सारे चैनल्स, बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनको वो बाहर से, मतलब गेट के बाहर से कवरेज कर रहे हैं। और बड़े दुख की बात है कि वहाँ ना कोई पानी की व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा, ना ही मतलब कोई टेंट लगाया गया। धूप है, सीधी धूप आती है। अगर काम ही करना है तो, और पत्रकारिता करते ही अब आगे का जीवन बिताना है तो ठीक है, फिर अब हम सड़कों पर उतरेंगे। उस दौरान हम पत्रकार हैं तो पत्रकारिता करते करते ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ा ले जाएं। अरे भाई, ऐसी कौन सी बात हो गई? पत्रकारों का इलाज, हर आदमी पत्रकारों का इलाज करना चाह रहा है। आखिर मुझे शर्म भी आती है, हंसी भी आती है कि यार पत्रकार हैं, कोई कीड़े मकोड़े थोड़ी हैं यार, जो भी आए मर जाए इलाज कर देगा। तो मुझे गुस्सा भी आता है कि अगर ऐसे इलाज करने वालों के, सबसे पहले तो हम इलाज करेंगे उनका, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। लगा लीजिए अपनी ताकत होगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की समाज में एक बहुत बड़ी महत्व भूमिका होती है, या यूँ कहें कि बहुत महत्ता मीडिया की होती है। और मीडिया सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम करता है। और मीडिया देश की आज़ादी से लेकर आज तक के समाज के प्रमुख मुद्दों को उठाता रहा है सरकार के सामने, और सरकार की योजनाओं को जनता के सामने ला कर रखता है। इसे मीडिया कहते हैं। लेकिन आज की बात करें तो 2014 से मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से मीडिया पर जो लगाम लगाना चालू हुआ है, और मीडिया की जो दुर्दशा होती जा रही है, वो किसी से छुपी नहीं हुई है। तो आज हम बात करेंगे कि मीडिया की स्थिति क्या है, मीडिया का महत्व क्या है, मीडिया आज कहाँ पर जा रहा है, मीडिया की स्थिति सरकारों के चलते क्या हो गई है, और किस तरह से मीडिया के साथ ना तो सरकारें ही कोई सकारात्मक रवैया अपनाती हैं, और इसके चलते माफिया राज भी आज एक तरह से स्थापित हो गया है, जहां कहीं ना कहीं होके मीडिया को काम करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही हैं। और इसी के लिए तमाम संगठन सरकारों से अपने अपने स्तर पर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर आंदोलन भी करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन सरकारों पर अभी तक इसकी जू नहीं रखी है। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। मीडिया के तमाम मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं पीरियोडिकल प्रेस ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष सनी अत्रे हमारे साथ मौजूद हैं, और इस समय हम बात करेंगे कि मीडिया की स्थिति क्या है और मीडिया का भविष्य आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, और मीडिया वर्तमान में किस दौर से गुजर रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ सनी मौजूद हैं। जानते हैं सनी से। सनी, इन्वेस्टिगेशन मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज मीडिया की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। मीडिया एक तरह से गौण सा होता जा रहा है, और जनता की नज़र में भी मीडिया की कहीं ना कहीं होके एक नकारात्मक भूमिका दिखाई दे रही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया आज दुर्दशा की ओर है, और उसकी हालत वाकई में देखा जाए तो बदतर है। लेकिन इसका कारण है क्या? मीडिया चौथा स्तंभ इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इसमें चौथा स्तंभ की जो भूमिका होती है, बेसिकली जितेंद्र जी मैं बताऊं आपको, कि वो इन तीनों पर नज़र रखता है और अपनी खबरों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है, कि जिससे लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा कायम रहे। आज अभी कुछ वर्षों से हो क्या रहा है कि मीडिया को दबाने की साजिश की जा रही है, क्योंकि मीडिया खुलासे करता है, मीडिया सच बात बताता है, मीडिया सरकारों की जो जन भावनाओं की जो खबरें हैं वो भी दिखाता है, साथ साथ विभागों में जो कमियां हैं वो भी दिखाता है। तो आज जो स्थिति है लोगों की, जो आज का जो सिनारियो है, 21 सदी में हम लोग जी रहे हैं, तो वहाँ लोग मीडिया को इस तरह से खुलासे करते हुए या उस तरह के जो उनकी बातें हैं बताने के लिए डिपार्टमेंट और कुछ गुंडा एलिमेंट्स और कुछ सरकारी जो भ्रष्टाचारी, बेसिकली कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, वो लोग नहीं चाहते कि मीडिया उनकी जो अवांछित गतिविधियाँ हैं उनको सामने लेके आए, इसलिए वो ये इनके प्रिकॉशंस दबाने की कोशिश करते हैं। आज क्या हुआ, मीडिया जब से इंडस्ट्री बनी है तो जो मालिक हैं अखबारों के या प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो लोग, उनको सरकारें उनसे सांठगांठ करती हैं, ऐसा सुनने में आता है। दूसरा, वो लोग
पाबंद करते हैं अपने रिपोर्टर्स को, क्योंकि रिपोर्टर तो सिर्फ कलम के सहारे चलता है, मार्केट में जो चीज़ आती है, लेकिन खबर पब्लिश तब होगी ना जब वो संपादक चाहेगा और जो वहाँ का एडिटर है वो चाहेगा, तब जाके चीज़ आती है। लेकिन ऐसी स्थिति में रिपोर्टर के लिए भी बहुत बड़ी गंभीर स्थिति रहती है। तो ये जो ह्यूमर फैलता है कि नहीं मीडिया तो आजकल जन मुद्दों के जो हैं वो गौण हो गए हैं, आप देख ही रहे हैं, मीडिया देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, अखबार कई बार पत्रकारों पर हमले की शिकायत भी सामने आई थी। अभी कुछ साल पहले एक वैशाली नगर में ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की महिला पत्रकार को बंधक बनाकर वहाँ पर रखा गया। काफ़ी सारा मुद्दा उठा था और उसके बाद वो मामला कहाँ पे चला गया ये भी कहीं सामने नहीं आया था। तो आखिर ये पत्रकारों पर हमले होते हैं तो किसकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर वो हमला करें, और उसके पीछे वजह क्या होती है और उसके पीछे क्या किसी की सह होती है, ये बताएं। देखिए, मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि वो जो महिला पत्रकार है अपने साथी कैमरामैन के साथ में उस हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ कुछ गलती होगी दिखाई थी, वहाँ उनके साथ मारपीट हुई, बदतमीजी हुई। उस दौरान पत्रकार जन इकट्ठे हुए, बाकायदा वहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया गया, और आखिर में जो उसका आप जो कहें निचोड़ निकले या न्याय हुआ वो यही हुआ कि उस महिला पत्रकार को उस चैनल से निकाल दिया गया। अब देखिए आप, यानी कि वो लोग हावी होते जा रहे हैं मीडिया पर। आम जन से बस यही अपील है कि मीडिया को अगर इस तरह आप लोग गलत संज्ञाओं से उपकृत करेंगे और ये कहेंगे कि भाई मीडिया तो बिकाऊ है, मीडिया गलत चीज़ें वहाँ को चुगाई लेने गई थी, तो उससे नुकसान बेसिकली आप ही लोगों का, और उनको उन लोगों को सह मिलेगी जो मीडिया को दबाने में अपनी पूरी मतलब साजिश के तौर पर दबाने का काम करते हैं। ये सबसे बड़ी दुखद है। इसलिए आमजन को चाहिए कि मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं या जो भी खबरें हैं उनको सम्मान मिले। मीडिया को किसी भी संज्ञा से, अपवाद की बात होती है, अपवाद तो हर महकमे में है, पुलिस में है, सरकार में है, और भी सब डिपार्टमेंट्स में, हमारे पत्रकारों में भी कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अपवादों को नज़रअंदाज करना ही पड़ेगा। सरकारों की बात करें तो सरकारों ने जहां एक तरफ मीडिया पर काफ़ी सारी पाबंदियां लगाई हुई हैं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत तो गांधीवादी कहे जाने वाले हैं, और आज देखें तो गहलोत सरकार में भी पत्रकारों पर तमाम प्रकार की पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्या गहलोत सरकार को अब मीडिया के अंदर ऐसा क्या दिख रहा है कि उसने मीडिया पर पाबंदी लगा दी, जबकि अशोक गहलोत को मीडिया फ्रेंड के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, ये बेहद ही दुखद है, और मैं आपको ताज़ा घटनाक्रम बताऊं। सचिव मीडिया का काम क्या होता है कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाती है। ठीक है, अगर उनमें कमियां नज़र आती हैं तो वो चीज़ को भी इंगित करती है कि आपने भी 2 साल पहले ये वादा किया था, जैसे घोषणा पत्र में जो वादे किए थे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो ऐसे में आज सचिवालय, जहाँ सारे मंत्रीगण बैठते हैं, सारे आला IAS अफसर बैठते हैं, वहाँ के पास पर पाबंदी लगी हुई है। वहाँ अभी पत्रकारों को कवरेज के लिए जाने के लिए रोका गया है। आप विधानसभा चल रही है, अभी सत्र चल रहा है, आप विधानसभा में देखेंगे कि मतलब जो सारे चैनल्स, बड़े बड़े चैनल्स हैं उनको वो बाहर से, मतलब गेट के बाहर से कवरेज कर रहे हैं। और बड़े दुख की बात है कि वहाँ ना कोई पानी की व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा, ना ही मतलब कोई टेंट लगाया गया। धूप है, सीधी धूप आती है, बस मंत्री अंदर जाने से पहले उतरते हैं, अपने डायस में मीडिया अपना धर्म निभा रहा है, भरी धूप में बिना पानी के, वो वहाँ पे डायस में बूम रखे हुए हैं, वो वहाँ पे आके अपनी बात कह के चले जाते हैं। उनको मीडिया कर्मी जो बेचारे किस परिस्थितियों में वहाँ आज बिना पास के कवरेज के लिए बैठे हुए हैं, ये हरदर्मिता नहीं है सरकार की, तो और क्या है? आप बताएं खुद। मतलब आज जो स्थिति है मीडिया की, मतलब मीडिया को जो सबसे बड़ा होता है, एक उन्हीं की सरकार के मंत्री ने अभी पिछले साल पहले कहा था, उस दौरान मैं भी था, वहाँ उन्होंने ये कहा था कि मीडिया तो एक बिल्कुल एक फ्रेंड के रूप में काम लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, HOD होता है या जो भी डिपार्टमेंट का आला अफसर होता है, वो किसी मंजिल में बैठा हुआ है, अपने कमरे में बैठा हुआ है, वो सीधे ऑफिस जाता है, वहाँ पर जो भी चाटुकार होते हैं या आसपास के लोग होते हैं, वहीं से वो पूरी ऑफिस की जानकारी लेता है। लेकिन मीडिया के पास हर कमरे की जानकारी होती है, हर व्यक्ति वहाँ जो कोई भ्रष्टाचार कर रहा है या कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी जानकारी उनके पास होती है। लेकिन वो मीडिया को जब दूर रखेंगे, इस तरह पास से तक नहीं बना पाएंगे, ये तो उसके मीडिया का हक है। आखिर क्या मिलता है वहाँ पे? हम सेक्रेटरी जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, हम आप ही की खबरों को तो सार्वजनिक कर रहे हैं, आप ही की बात को तो बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं होके पत्रकारों पर या मीडिया पर जिस तरह से सरकार ने जो पाबंदी लगाई हुई है या अन्य सरकार भी पाबंदी लगाती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं होके इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जनता पर पड़ना लाजमी है।
स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक मीडिया ही होती है जो सरकार की योजनाओं को या सरकार की बात को जनता के सामने रखती है कि सरकार क्या कर रही है। अच्छा, दूसरा पहलू मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जी बोलो। इसलिए बताऊंगा कि इससे जो पिछली सरकार थी, अभी गहलोत सरकार से पहले जो पिछली सरकार थी, वो भी काला कानून लेके आई थी और वो मीडिया को बिल्कुल मतलब जैसे उस तरफ से मुख्यमंत्री गुजरता था तो मीडिया 2 किलोमीटर दूरी तक रस्सी बांधी हुई थी, यानी कि मीडिया कवरेज नहीं करे। तो उसके हालात क्या हुए, तुरंत सरकार बदल दी गई। तो आप समझ लीजिए मीडिया के अगर अपने मीडिया अपने उसमें कर्तव्य परायणता में अपने के लिए तैयार रहता है तो सरकारें बदल भी जाती हैं। तो आपका सारा गहलोत सरकार को लेकर है? हाल फिलहाल जो भी सरकार है, जो पाबंदियां आपके सामने विधानसभा अभी गहलोत सरकार की तो चल रही है। परिवर्तन का नियम है, गहलोत सरकार चली जाएगी तो फिर वो बीजेपी की वसुंधरा सरकार आ जाएगी, तो उनको कम से कम ये एहसास तो होगा ना कि हमारी सरकारें जाने में एक मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि मीडिया पर जो पाबंदी लगाई जा रही है, सीधी सी बात है, मीडिया हम आप ही की तो बातें बताते हैं ना, आप जो बोल रहे हो उसको थोड़ी नकार रहे हैं हम। ये चीज़ है, ये मीडिया पे जो पाबंदियां हैं वो बिल्कुल गलत है। और आज के युग में अगर इस तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं तो फिर वो स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा निभाने में असमर्थ है कोई भी। अच्छा, मेरा दूसरा जो बात है वो ये है कि पत्रकारों की कई मांगों को लेकर आपकी जो संगठन है पीरियोडिकल प्रेस ऑफ इंडिया यानी कि पीपीआई के बैनर तले आपने आंदोलन भी किए हैं, सड़कों पर उतरे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि सनी अत्रे एक ऐसे पत्रकार हैं जो तमाम पत्रकारों की मांगों को लेकर धरातल पर रोड पर बैठते हैं, सड़कों पर बैठते हैं, सर्दी गर्मी बरसात में वो लोग काम करते हैं और सिर्फ पत्रकारों के भले या यूँ कहें कि पत्रकारों की मांगों को लेकर, पत्रकारों के हितों में लेकर काम करते हैं। वो सनी अत्रे ने ये वाकई एक बहुत सराहनीय काम किया है और ये करते भी रहेंगे। और अब इसके बारे में हम जानते हैं सनी अत्रे से कि इन्होंने कितने आंदोलन किए हैं, कितनी मांगें उठाई हैं और उनमें से सरकार ने कितनी मांगों की पूर्ति की है, यानी कितनी मांगें सरकार ने मानी हैं और कितनी मांगें नहीं मानी हैं। सारा डिटेल ये अब हमें बताएंगे। आपने कितने आंदोलन पत्रकार हितों में अब तक सरकार के खिलाफ किए? देखिए, 9 जनवरी 2021 को हमने शुरुआत की थी पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर, क्योंकि दिसंबर में ही सबसे पहले तो मुझे धमकी दी गई थी डिप्टी द्वारा, ठीक है। उसी दौरान उसी रात को अभिषेक सोनी पत्रकार पर हमला हुआ था, जो कि बाद में वो मृत्यु को पा गया। उसी समय एक बड़े बैनर के फोटो जर्नलिस्ट जो उस समय रिटायर्ड हो चुके थे, उनके साथ पेट्रोल पंप पे बदतमीजी हुई थी। पेट्रोल कर्मियों ने उनको मीडिया राजस्थान पत्रिका के थे, हाँ, गिरधारी पालीवाल जी, उनके साथ मार तोड़ हुई थी। उसके बाद एक पंजाब केसरी के पत्रकार के साथ मोहाना मंडी में हुई थी। यानी कि वो 4-5 घटनाएं थी। तो मुझे मतलब उद्वेलित किया कि आखिर मीडिया को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, किस बात की। मैंने भी अवांछित गतिविधियों की खबरें चलाई थी, उस पर डिप्टी साहब बोलते हैं यार तेरी खबर का असर नहीं हुआ और मुझे धमकी देने में लगे फ़ोन पे। वो सर जाहिर है पूरी तरह से। तो ऐसे में अगर हम फिर 9 जनवरी को इसी मुद्दे को लेकर, पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर, हम लोग उनसे हमने धरना दिया बाकायदा। वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ जमा हुई, क्योंकि लोगों को लगा कि नहीं, वास्तव में ये पत्रकारों पे जो मीडिया है चौथे स्तंभ पर हमला नहीं होना चाहिए। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में हमने 27 फरवरी को धरना दिया फिर कि वो मांगे हमारी मानी नहीं। उसके बाद हमने 14 फरवरी को पिछले साल शांतिमान निकाला था मुख्यमंत्री को, चेताया था कि भाई अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, अभी इस विधानसभा सत्र में जो घोषणा पत्र में उन्होंने जो मांगे की थी, उसमें से एक जो अधिस्वीकरण को सरलीकरण की बात थी, उसमें जो नियम कायदे उसमें थोड़ा सरलीकरण किया जाए, तो उस मुद्दे को लेकर उन्होंने विधानसभा में बात हाँ भरी। और जो कोरोना काल, हाँ, और जो कोरोना काल में जो उन्होंने मृतकों की सहायता, गैर अधिस्वीकृत पत्रकार होंगे उनको भी जो भी कोरोना काल में सहायता दी जाएगी सरकार से, तो उस चीज़ की तो हमने भी तारीफ़ की। मीडिया हमको एक ही चीज़ थोड़ी, लेकिन उसके बाद जो हमारे जो मेन जो मुद्दा था पत्रकार सुरक्षा कानून और जो लंबित आवासीय योजना है, ठीक है, जो ये 2-3 मुद्दे थे जो घोषणा पत्र में ही उन सरकार के ही द्वारा बनाए गए। यानी कुछ मांगे सरकार ने मानी है जिसका असर आपके आंदोलन से हुआ और गहलोत सरकार ने कुछ मांगों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, नहीं, जो चीज़ उन्होंने मांगी है, हमारे पत्रकार साथी और भी संगठन है, सब लोग अपने अपने तरीके से मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाते हैं। हमने बात सड़कों के जरिए पहुंचाई, क्योंकि यही बात हम बार बार इस धरने में भी और भी जो हमारे प्रतिरोध करते हैं, हम उनमें यही कहते हैं कि मतलब मीडिया को दबाने से कुछ नहीं होगा,
मीडिया तो एक चौथा स्तंभ है, उसको एक सम्मान दिया जाए जिससे लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा कायम रहे। हम जो बाकी जो मुद्दे हैं उसको भी तुरंत प्रभाव से सरकार से हमारा यही निवेदन है कि जो मीडिया फ्रेंडली का जो गांधी का राजस्थान का गांधी अशोक गहलोत और मीडिया फ्रेंडली अशोक गहलोत, मतलब पूरी जगह वाहवाही हो रही है, जादूगरी की वाहवाही हो रही है। और अभी उन्होंने 75% मांग जो घोषणा पत्र में की है उसकी घोषणा की है उन्होंने विधानसभा में, लेकिन मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसके बारे में कुछ नहीं किया। तो उस एवज में हम लोगों ने 27 फरवरी को विशाल धरना दिया था, वो काफ़ी सफल रहा था क्योंकि वही चीज़ है कि आमजन हमारे साथ जुड़ा है। आज अभी आपने एक धरना दिया था, उससे कुछ ही समय पहले ही आपकी माताजी का देहांत हुआ था और उस समय आप सारे क्रिया कर्म करने के बाद टोपी लगाकर धरने पर बैठे थे और इसका एक बहुत बड़ा मैसेज समाज में और जनता के बीच में भी गया था कि देखो ये किस तरह से पत्रकारों के हितों के लिए कटिबद्ध है ये व्यक्ति। के उस समय आप वहाँ पहुँचे थे तो काफ़ी इमोशंस भी वहाँ देखने को मिले थे। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या वो धरना तो आप बाद में भी कर सकते थे, आखिर ऐसा क्या आन पड़ी कि आपको तुरंत वहाँ सारी रस्में होने के बाद भी, मतलब जितना टाइम नहीं था और उसके बाद आपको धरने पर उतरना पड़ा, आखिर क्या वो ठोस वजह? मैं बताता हूँ आपको, 2 फरवरी को मेरी माताजी का देहांत हो गया था। उससे पहले 15 दिन वो हॉस्पिटलाइज रही थी, तो 15 दिन वो 15 दिन जो क्रियाक्रम के होते हैं एक अपने संस्कृति के हिसाब से, उसमें हम लोग बहुत मतलब उस कार्यक्रम करने में लगे हुए थे। उसके बाद मेरी माँ हमेशा अभी 5 साल से बीमारी थी, वो मतलब चल नहीं पा रही थी। बाकी वैसे एक तरह से देखा जाए तो वो हमको पहचानती थी, बात करती थी। तो वो यही कहती थी, बेटा जो भी करो शिद्दत से करो और हम आगे जो धरने की बात, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो वजह क्या आती है? देखिए काम सारे कार्यक्रम हो गए, पूरे हो चुके थे, सब लोग अब जो बहन बेटियाँ आती हैं, समाज का जो रीति रिवाज है वो सब चली गई थी। तो बेसिकली हमने पहले ही सोचा था कि अब सरकार को किस तरह से मतलब जताया जाए कि भाई पत्रकारों की मांगों का अभी तक पूरी नहीं हो रही है। तो माँ के आशीर्वाद से मुझे एक प्रेरणा मिली कि नहीं, हम लोग देखिए अब जीवन है, कर्म तो करते रहना ही है, आगे चलना है, लेकिन किस वे में मैं खबरों की दुनिया में दोबारा से मतलब जा सकता था या और कुछ अपना रोज़गार ढूंढ सकता था, लेकिन नहीं, मैंने कहा पत्रकारों की जो एक पीड़ा उद्वेलित में जो मन हुआ था मेरा, तो उस दृष्टि से मैंने सोचा कि नहीं, अगर काम ही करना है तो और पत्रकारिता करते ही अब आगे का जीवन बिताना है तो ठीक है, फिर अब हम सड़कों पर उतरेंगे और इस दौरान आप उतरेंगे। और जी मेरा एक सवाल और कि जो आप सुबह से लेके शाम तक दिन भर भागते रहते हैं और जनता के लिए आप काम करते हैं, यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में पत्रकार होते हैं, उनका खुद का कुछ इसमें हित नहीं होता और सामाजिक सरोकार की बातें और सिस्टम में क्या चल रहा है वो दिखाते हैं। तो अचानक जब भी पत्रकारों के ऊपर कोई विपदा आती है और आप तुरंत धरने पर चले जाते हैं, पत्रकारों को इकट्ठा करके और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कब मिली और कैसे मिली, थोड़ा सा बताएं जनता को। देखिए, पत्रकारों मैं 27 साल से मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। मैं समाज जगत, पंजाब केसरी, दैनिक नवज्योति, दैनिक जागरण, ईटीवी राजस्थान, इन सब संस्थाओं में मैंने अच्छी पोजीशंस पे काम किया हुआ है। मैं सारी चीज़ों को 27 साल से मीडिया के जो भी उतार चढ़ाव हैं इन सब को देख रहा हूँ। अभी कुछ सालों से वाकई में, जैसे मेरा सबसे बड़ी प्रेरणा तो वही मिली कि धरना प्रदर्शन में अभिषेक सोनी की मौत हो गई। मुझे मतलब आप समझें कि मुझे खुद को धमकी मिली गई। ये चीज़ हम अनएक्सपेक्टेड थी। हम तो सीधा अपना काम कर रहे थे, काम करते करते ठीक है हम अपनी खबरें चलाते हैं, ठीक है आपको कोई चीज़ पसंद हो ठीक है, नहीं तो आप अपना वर्जन दे दीजिए। वही इसी पीड़ा के तहत कि भी एक पत्रकार को मतलब मार दिया जाता है, एक पत्रकार के साथ दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पे। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको सनी? प्रेरणा देखिए, स्वभाव से मैं बेसिकली एक कला प्रेमी हूँ। मनुष्य के प्रति मैं हमेशा से ही मेरा एक संवेदना रहती है। मैं भगवान से, सिर्फ ईश्वर से यही कोशिश करता हूँ कि मुझे कम से कम इतना संबल दे कि मैं लोगों के काम आ सकूँ। आज मैं पत्रकारिता से 27 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मीडिया से 27 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो अब मेरा जो ध्येय है वो सिर्फ यही है कि मैं पत्रकारों के लिए अगर कुछ कर सकूं,
मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई बीमारी हारी से कोई पत्रकार मरे या कोई चीज़ मरे। कम से कम हम पत्रकार हैं तो पत्रकारिता की करते करते ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ा ले जाएं। मेरा तो बस ये मन से ही मुझे किसी पत्रकार के साथ अगर कुछ भी बदतमीजी होती है, जैसे अभी आप खुद देख लीजिए कि जेडीए के मामले में उन्होंने कहा पत्रकारों को जो जेडीए मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक अधिकारी हैं रघुवीर सैनी, उन्होंने कहा कि पत्रकारों का इलाज कर दूंगा। अरे भाई ऐसी कौन सी बात हो गई, पत्रकारों का इलाज? हर आदमी पत्रकारों का इलाज करना चाह रहा है। आखिर मुझे शर्म भी आती है, हंसी भी आती है कि यार पत्रकार हैं, कोई कीड़े मकोड़े थोड़ी हैं यार जो भी आए मर जाए इलाज कर देगा। तो मुझे गुस्सा भी आता है कि अगर ऐसे इलाज करने वालों के सबसे पहले तो हम इलाज करेंगे उनका, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। लगा लीजिए अपनी ताकत वगैरह। पत्रकारों के लिए अब आप कब तक धरना देते रहेंगे? कुछ आपने सोचा कि कुछ टाइम फिक्स किया कि ये इतनी साल तक मैं काम करूंगा, ये हमेशा पत्रकारों के लिए भागते रहेंगे, सरकार से लड़ते रहेंगे क्या? नहीं, देखिए पत्रकार एक बहुत सम्मानित कौम है। पत्रकार जगत, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये जब संविधान बना था तभी ये निश्चित हो चुका था। अब उम्र के अंतिम पड़ाव तक मैं पत्रकारों के हितों के लिए ही काम करता रहूँगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक यही उद्देश्य है, चाहे मुझे कितनी गालियाँ खानी पड़े, कितने ही डंडे खाने पड़े पुलिस के, बिल्कुल, चाहे हो सकता है मेरे पीछे हम तो बारूद की देर पर अपनी खबरें चला रहे हैं और मेरी खबरें भी वही होती हैं कि अवांछित गतिविधियां जो हो रही है समाज में, मैं उनको उच्च अधिकारी तक पहुंचाता हूं। ठीक है ना, मुझे इससे कोई बीट से कोई मतलब नहीं है। मैं हर सरकारों के धरने की बात कर रहे हैं आपसे। हाँ, धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे जब तक सरकारें हमारी मांगें नहीं मानेगी। हम हर तरीके से आमरण अनशन भी करेंगे, शांति मार्च भी निकालेंगे समय समय पर। हमने अल्टीमेटम दे रखा है सरकार को कि अगर महीने भर में 2 महीने में अगर हमारी मांगें नहीं, अगले सत्र में अगर विधानसभा में हमारी मांगें नहीं मानी तो फिर हम फिर धरने की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि जब प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, जिसको हम हमारे पत्रकारों के लिए करते रहेंगे। यानी कि जब भी सरकार अपनी हट पर अड़ी रहेगी तो यानी शनि यात्री भी पत्रकारों के हितों के लिए हट धर्मिता पर अड़े रहेंगे, ऐसा कहना है आपका? हाँ, खाली सरकार ही नहीं, अगर कोई विभाग का मुखिया है जिसकी जिम्मेदारी है कि विभाग को ठीक ढंग से चले और मीडिया के माध्यम से जो आपके पास सूचनाएं आ रही हैं उसको दिखवाए, और अच्छी सूचनाएं तो ठीक है उसको शाबाशी दे, और गलत सूचनाएं तो उस पर एक्शन ले, कार्रवाई करे। आखिर आपको सरकार ने HOD क्यों बनाया है? मैं हमेशा लड़ता रहूँगा पत्रकारों के लिए। आप चाहे उसे किसी भी भावना में आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शनि यात्री आपका। जब भी सरकारें अपनी हट पर अड़ी रहेंगी, पत्रकारों के हितों के लिए शनि यात्री इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे, जैसा कि इनका कहना है। या तो सिस्टम में सुधार लाया जाए और पत्रकारों के खिलाफ अगर कोई अवांछित गतिविधि पत्रकारों के खिलाफ होगी तो शनि यात्री पत्रकारों के हितों के लिए, पत्रकारों के हितों के काम करने के लिए और पत्रकार हित में ये धरना आंदोलन करते रहेंगे, ऐसा कि इनका कहना है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सहयोगी अनीस खान के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, जयपुर।